हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माई एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीडी। तो दोस्तों, हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी आप सभी का स्वागत है आपके शो के अंदर, जिसका नाम है करंट अफेयर्स द वेकअप शो विद कुमार संभव ऑन वीकली बेसिस। तो आज हम हाजिर हैं 4 जनवरी से 10 जनवरी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर, जहां से आपके आने वाले कंपीटेटिव एग्जाम्स में जीके के क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। तो हाजिर हो जाइए हमारे साथ, ज्वाइन करिए हमारे साथ, जुड़ जाइए हमारे साथ और चलते हैं पिछले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ, जहां से आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। चाहे वो स्टेट न्यूज़ हो, नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, अग्रीमेंट अपॉइंटमेंट की बातें हो, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की बातें हो, इंपॉर्टेंट डे स्पोर्ट्स की बातें हो, बुक्स एंड ऑथर्स की बातें हो, या फिर ऑब्ituaries, या फिर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो साइंस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हम उन सभी बातों को करेंगे जहां से आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मिल सके। तो समय को ज़ाया नहीं करेंगे। अगेन आप सभी को गुड मॉर्निंग विश करते हुए पहली खबर की तरफ चल पड़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है 4 जनवरी से 10 जनवरी तक की वीकली करंट अफेयर्स के दौरान। तो फर्स्ट न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं और ये रहा आपके सामने। दिल्ली गवर्नमेंट सेट्स अप तमिल एकेडमी टू प्रमोट तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर। तो यहां पर आपसे एग्जाम में सिंपली पूछा जा सकता है कि बताइए किस यूटी या स्टेट ने, किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने अभी रिसेंटली तमिल कल्चर और तमिल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक तमिल एकेडमी या तमिल सेंटर जो है उसे ओपन किया है। योर आंसर वुड बी दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये बड़ा ही सिंपल सा न्यूज है, फर्स्ट न्यूज है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन एकेडमी हैड बीन सेटअप बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रमोट तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर। तो भारत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज तमिल लैंग्वेज और उसका जो कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक तमिल एकेडमी जो है उसको सेटअप करने का विचार किया और उसे सेटअप किया है। द तमिल एकेडमी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ द सिटी गवर्नमेंट। तो दिल्ली की जो सरकार है उसके अधीन आर्ट कल्चर और लैंग्वेज का जो डिपार्टमेंट है उसके अधीन तमिल एकेडमी को सेटअप किया गया है अंडर द लीडरशिप ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट मनीष सिसोदिया। The Delhi government had appointed former municipal councillor and current member of Delhi Tamil Sangam, N. Raja, as the vice chairman of the academy. The Delhi government said in a statement. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने बयान में कहा है एन राजा, जो कि म्यूनिसिपल काउंसलर भी रहे हैं और वो भी करंट मेंबर हैं दिल्ली तमिल संगम के, उनको इस एकेडमी का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके पेपर में इस न्यूज से बन सकता है कि तमिल एकेडमी तमिल लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने के लिए किस यूटी और स्टेट के द्वारा इसे शुरू किया गया है। योर आंसर वुड बी दिल्ली गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। पीएम मोदी इनागुरेटेड नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय सीएसआईआर। तो यहां पर सीएसआईआर के द्वारा नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एड्रेस द नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन January 4, 2021. He said the country is on the threshold of beginning the largest vaccination program in the world and the entire country is indebted to all our scientists and technicians. तो मेट्रोलॉजी का मतलब होता है माप करना, किसी चीज को मापना, मेजरमेंट करना। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीजों को मापने का काम करते हैं, और किसी भी तरह के साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो भी चीज हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशंस और माप, मेजरमेंट और उसका एक आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो मेट्रोलॉजी के तहत आता है। तो मेट्रोलॉजी के तहत अभी कॉन्क्लेव जो शुरू किया है, उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसके अंदर उन्होंने यही कहा कि अभी कुछ ही दिनों में लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है कोरोना वायरस को लेकर वो चलेगा, जिसमें मेट्रोलॉजी और इस तरह की स्टडी का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, जिसके लिए उन्होंने वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों का उन्होंने धन्यवाद किया है। तो पीएम मोदी said the government's impetus towards strengthening the collaboration between industry and institution has resulted in setting up of many world renowned research centers in the country. तो पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के द्वारा जो एक कदम उठाया गया है जिसमें वो किस चीज को कोलैबोरेट करके देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन को। अगर इंडस्ट्री
इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ जाए तो रिसर्च जो है, शोध जो है वो बहुत बेहतर तरीके से होंगे, और वो शोध जो है, वो रिसर्च जो है वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री को बहुत सारी चीजें जो हैं वो देगा, जिससे हमारा देश जो है वो सभी पहलुओं पर बहुत मजबूत बनेगा। तो ही सेड ड्यू टू द कांस्टेंट एफर्ट्स ऑफ सेंटर द कंट्री टुडे स्टैंड्स अमंग द टॉप 50 कंट्रीज इन द ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग। तो उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनके प्रयासों के कारण ही, केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण ही ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग के अंदर भारत जो है टॉप 50 में है। और इस मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उन्होंने थीम क्या रखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, कि राष्ट्र को अगर संपूर्ण विकास चाहिए, संपूर्ण तरीके से विकसित करना है, तो मेट्रोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा योगदान होगा, जिसमें समय रहते हम रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल्स, सभी तरह के एक्सपेरिमेंट्स का नाप, माप और मेजरमेंट जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। और इसके लिए मेट्रोलॉजी जो है वो एक ऐसी फील्ड है जो उसमें बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है। और उसी कॉन्क्लेव का अभी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि CSIR जो है उसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसका थीम क्या रखा गया, मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। तो ये न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड फ्रांस होल्ड देयर एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग इन न्यू दिल्ली। हर वर्ष भारत और फ्रांस जो है एक वार्षिक रणनीतिक वार्तालाप करता है, और किस तरीके से भारत और फ्रांस जो है वो रणनीतिक तरीके से, स्ट्रेटेजिक तरीके से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं तीनों फ्रंट के ऊपर, स्पेशली डिफेंस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। इन्हीं चीजों को लेकर इंडिया और फ्रांस ने इस साल न्यू दिल्ली के अंदर ये सारी बातें करी हैं। लास्ट ईयर ये मीटिंग पेरिस फ्रांस में हुई थी और इस साल न्यू दिल्ली में। तो इंडिया एंड फ्रांस होल्ड देयर एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग इन न्यू दिल्ली। National Security Advisor Ajit Doval was led the Indian delegation, while the French delegation was led by Emmanuel Bon, diplomatic advisor to the French president. तो हमारे भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो किन्होंने किया, तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी ने, और फ्रांस की तरफ से उनको फ्रांस को और फ्रेंच गवर्नमेंट को, फ्रेंच प्रेसिडेंट को किन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां के डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं इमैनुअल बॉन। तो इन अ स्टेटमेंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री सेड, और हमारे एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि द टू साइड्स होल्ड डिस्कशंस ऑन वाइड रेंजिंग बायलेटरल एंड ग्लोबल इश्यूज। तो दोनों तरफ के जो देश है इंडिया और फ्रांस, वो बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे, बहुत ही व्यापक चर्चा करेंगे, जिसमें बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय इश्यूज भी होंगे, मतलब भारत और फ्रांस के ही कुछ मुद्दे होंगे, और इसके अलावा ग्लोबल इश्यूज भी होंगे, वैश्विक इश्यूज भी होंगे, दुनिया भर की बातें भी यहां पर होगी। तो मिस्टर बॉन आल्सो कॉल ऑन अदर इंडियन डिग्निटरीज, और उन्होंने और भी इंडियन डिग्निटरीज के साथ मुलाकात करी। द लास्ट एडिशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक डायलॉग वाज हेल्ड इन फरवरी लास्ट ईयर इन पेरिस। तो लास्ट ईयर फरवरी में जो मीटिंग हुई थी, स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो हुआ था, वो पेरिस फ्रांस में हुआ था, और इस साल न्यू दिल्ली में हुआ। कौन कौन मौजूद रहे वो भी हमने बता दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और किन दोनों देशों की अभी मुलाकात हुई है स्ट्रेटेजिक डायलॉग को लेकर, एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग को लेकर, तो वो है इंडिया एंड फ्रांस। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए रिसेंटली भारत ने किस देश के साथ एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है उसको हेल्ड किया है। योर आंसर वुड बी फ्रांस। और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम जो है वो जरूर याद रखिएगा, अजीत डोवाल। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ। नेक्स्ट न्यूज, मध्य प्रदेश रोल्ड आउट लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट। मतलब मध्य प्रदेश की सरकार ने नौजवानों को, नव युवकों को, नव युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया, उन्होंने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है लॉन्च पैड स्कीम। किस तरीके से ये लॉन्च करेगी यूथ को और आत्मनिर्भर बनाएगी नौजवानों को, इसके बारे में बात करी गई है। तो मध्य प्रदेश लॉन्च पैड स्कीम इज बीइंग स्टार्टेड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स कमिंग आउट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस एंड हैविंग कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। तो ऐसे बच्चे जो चाइल्ड केयर सेंटर में पले बढ़े हैं, उन बच्चों को जो अपनी उम्र 18 वर्ष पूरी कर चुके हैं, उनको लॉन्च किया जाएगा, उनको स्टैब्लिश किया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा इस लॉन्च पैड स्कीम से। और आपसे पूछा जा सकता है कि इस तरह की एक अनोखी स्कीम चाइल्ड केयर बच्चों के लिए, 18 वर्ष कंप्लीट हुए बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, किस राज्य सरकार ने लॉन्च पैड स्कीम नाम को शुरू किया है? योर आंसर वुड बी मध्य प्रदेश। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज टू प्रोवाइड सच अ प्लेटफॉर्म टू दीज यूथ through which they will be able to become self-reliant by continuing their education and training।
तो यहां पर मध्य प्रदेश का जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है और जो विभाग है उसके द्वारा ये कहा गया है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से नव युवकों को, नव युवतियों को यहां पर सेल्फ रिलायंट बनाया जाएगा, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा कि वो अपने एजुकेशन को भी कैरी करें, कंटिन्यू करें, निरंतर जारी रखें अपने शिक्षा को और साथ साथ में ट्रेनिंग भी करते रहे, जिससे वो आने वाले समय में जॉब के लिए या किसी भी तरह के व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए और वेंचर के लिए वो तैयार रह सकें और बिल्कुल वो तत्पर रहे इन चीज़ों के लिए। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है सेल्फ रिलायंट बनने के लिए। तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने और ये अंडर द लॉन्च पैड स्कीम 52 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 क्लस्टर्स। जो 52 जिले हैं मध्य प्रदेश के उसे 5 क्लस्टर्स में बांटा गया, 5 विभागों में बांटा गया और 5 डिविजनल हेडक्वार्टर्स भी रखे गए, 5 मुख्यालय रखे गए इस स्कीम को सफल बनाने के लिए, जो कि कहां है, इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल। मतलब मध्य प्रदेश के कुछ फेमस जिलों के अंदर इसका हेडक्वार्टर भी रखा गया जिससे लॉन्च पैड स्कीम जो है वो सफल हो सके। एन अमाउंट ऑफ ₹6 लाख विल बी प्रोवाइडेड बाय द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ईच लॉन्च पैड। तो इन सभी जिलों के अंदर जो लॉन्च पैड या जो एकेडमी जो सेटअप किया जाएगा, सेंटर जो सेटअप किया जाएगा, तो सभी लॉन्च पैड के लिए 6 लाख रुपए जो है वो वहां का डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि लॉन्च पैड स्कीम जो है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से निकले हुए उन बच्चों के लिए जो 18 वर्ष पूरे कर चुके हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, किस तरीके से उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है एजुकेशन और ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हुए। ये किस राज्य सरकार ने अभी इस स्कीम को लॉन्च किया है? योर आंसर वुड बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत ही फेमस राज्य है जिनके मुख्यमंत्री अभी कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मामा जी कहते हैं उनको, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के नेता, अभी करंट आप सीएम है, चीफ मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जो पेपर में जरूर पूछा जाता है। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी मध्य प्रदेश में है। और कुछ फेमस नेशनल पार्क्स के नाम जो है वो इस प्रकार है। कान्हा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में है। एनपी स्टैंड्स फॉर नेशनल पार्क। देन बांधवगढ़ नेशनल पार्क और एक है पन्ना टाइगर रिजर्व। ये स्टैटिक जानकारी जो है वो जरूर आप अपने जहन में रखिएगा जो आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलते हैं कुछ स्टूडेंट्स के व्यूज की तरफ और स्टूडेंट्स क्या कहते हैं। कोई क्वायरी है तो उसे हम जरूर देखेंगे और उसके बाद चलेंगे अगले न्यूज की तरफ। तो यहाँ पे हरजोत कौर संधू, मोहन राठौड़, हयात खान, शुभम कुमार, वंदना भारती, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और सभी को गुड मॉर्निंग अगेन। ठीक है, बिल्कुल अब्दुल है जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत ही पुराने स्टूडेंट रहे हैं ये। तो चलते हैं इसी माहौल के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम आज के इस लास्ट वीक के करंट अफेयर्स को हम समाप्त करेंगे और आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ क्विज भी अटेंड करेंगे कि आज का सेशन जो हमने किया है वो रिवाइज हो जाए। तो अंत में 10 MCQs भी होंगे तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। और चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूएस कांग्रेस पास्ट मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट फॉर पाकिस्तानी वुमेन। तो यूएस कांग्रेस ने, यूनाइटेड स्टेट्स की संसद ने एक एक्ट पास किया है, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। हमें पता है कि मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की बेटी जो एजुकेशन और वुमेन इक्वालिटी को, वुमेन राइट को प्रमोट कर रही थी, तो कुछ तालिबानियों ने, आतंकवादियों ने उनको सिर में गोली मार दी थी, लेकिन वो बच गई और इंग्लैंड में जाकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उन्होंने शांति का संदेश दिया और उनको 2014 में शांति का नोबेल प्राइज भी मिला। तो बहुत ही, और उनके साथ हमारे इंडियन कैलाश सत्यार्थी जी को भी नोबेल पीस प्राइज उसी वर्ष मिला था। तो मलाला यूसुफजई एक बहुत बड़ा नाम बन गई उसके बाद। तो यूएस कांग्रेस ने उनके नाम से मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट जो है, छात्रवृत्ति प्रोग्राम जो है उसे शुरू किया है जो पाकिस्तानी महिलाओं को दिया जाएगा। द यूएस कांग्रेस हैड पास द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट which will expand the number of scholarships available for Pakistani women to receive higher education under a merit and needs based program। तो मतलब वो अगर हायर एजुकेशन करना चाहती हैं, उच्च शिक्षा हासिल करना चाहती हैं पाकिस्तान की महिलाएं, तो वो इस स्कॉलरशिप से वो मदद हासिल कर सकती हैं और अपने एस्पिरेशंस को पूरा कर सकती हैं। तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि बताइए, रिसेंटली यूएस कांग्रेस ने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है पाकिस्तानी महिलाओं के लिए
तो वो किसके नाम से स्टार्ट किया है? तो वो आंसर आपका हो सकता है मलाला यूसुफजई। Then passed by the House of Representatives in March 2020, the bill was passed by United States Senate by voice vote on January 1st. तो देखिए यूएस कांग्रेस जो यूएस संसद है उसमें दो हाउसेज होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने तो मार्च 2020 में इसे पास कर दिया था और 1 जनवरी 2021 को सेनेट ने भी इसे पास कर दिया। द बिल नाउ हेड्स टू द व्हाइट हाउस फॉर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू साइन इट लॉ इनटू लॉ। और फिर अब इसके ऊपर यूएस प्रेसिडेंट जो 20 जनवरी तक प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अपने अलग ही एक आप कह लीजिए खेल में लगे हुए हैं, वो मानने को रेडी नहीं है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यूएस सेनेट में कैपिटल जो है यूएस कैपिटल, वहां पर दंगे हुए, वहां पर उनके प्रदर्शनकारी जो है उनके जो समर्थक हैं वो वहां पर पहुंचकर उन्होंने दंगे किए, जिसमें 4-5 लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो खैर यूएस प्रेसिडेंट का तो अपना ही एक खेल चल रहा है, लेकिन स्टिल ये न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 20 जनवरी तक यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो अगर वो इन्हें साइन करते हैं तो ये कानून बनेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है उनके साइन करने से ये लॉ बन जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको यही याद करना है कि यूएस कांग्रेस ने, मतलब यूएस की संसद ने मलाला यूसुफजई के नाम पर एक स्कॉलरशिप एक्ट लॉन्च किया है जो पाकिस्तानी महिलाओं की उच्च शिक्षा में उसकी मदद करेगा। तो इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की तरफ और नेक्स्ट न्यूज इज दिस। मुकेश अंबानी रैंक्ड 12th इन द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021। तो ब्लूमबर्ग एक बहुत ही फेमस मैगजीन है ब्लूमबर्ग। तो ब्लूमबर्ग सूचकांक के दौरान ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के इस सूची के अनुसार मुकेश अंबानी को थोड़ा नुकसान हुआ है और वो 12वें नंबर के सबसे धनी पुरुष हैं। लेकिन अमेजॉन के जेफ बेजोस को पछाड़कर स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के जो ऑनर है एलन मस्क, वो अब नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला नाम की इलेक्ट्रॉनिक कार जो है, टेस्ला कार्स, तो उनके ऑनर एलन मस्क जो है वो अब नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए। और हमारे इंडिया से मुकेश अंबानी का रैंक जो है वो 12th नंबर पे है। तो इंडियाज रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ड्रॉप डाउन टू 12th spot in Bloomberg Billionaire Index 2021. The net worth of Ambani dropped from $90 billion around 6.62 lakh crore in early 2020 to $76.7 billion around 5.6 lakh crore. तो 2020 में इनका जो नेट वर्थ था वो $90 बिलियन था यूएस डॉलर, और अब वो घटकर 76.7 बिलियन यूएस डॉलर रह गया। तो और ये ड्रॉप क्यों आया? द ड्रॉप इन द नेट वर्थ ऑफ मुकेश अंबानी वाज ड्यू टू द करेक्शन इन द शेयर्स ऑफ RIL which has fallen off rupees 1995.50 on 30th December 2020, which is 16% from its all-time high of rupees 2369.35। तो मतलब इनके जो शेयर का प्राइस है वो घटकर मतलब 400 कुछ पॉइंट्स जो है वो घटकर शेयर का प्राइस 1900 रुपए पे आ गया, जिस कारण से उनके नेट वर्थ में ये कमी आई है। और इसका सबसे बड़ा कारण माना जा सकता है किसान आंदोलन, क्योंकि किसान आंदोलन का जो मेन सेंटर पॉइंट है वो है कॉर्पोरेटाइजेशन जो है वो हो रहा है, कॉर्पोरेट कर दिया जाएगा एग्रीकल्चर को। उस कारण से किसान जो है वो बहुत दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके मेन सेंटर में वो विरोध किसका कर रहे हैं? रिलायंस और अडानीज का विरोध कर रहे हैं, जिस कारण से रिलायंस को ये नुकसान हुआ और मुकेश अंबानी 12th नंबर के रिचेस्ट पर्सन बने। लेकिन नंबर 1 जो है वो है एलन मस्क। किनके द्वारा? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2021। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली खबर है बोरिस जॉनसन कैंसल्ड रिपब्लिक डे विजिट टू इंडिया ओवर कोविड-19 क्राइसिस इन यूके। तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में जो नया कोविड स्ट्रेन आया है, जो कोविड का एक नया म्यूटेंट आया है, रूप आया है, उसके कारण बोरिस जॉनसन, जिसको 2021 रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट बनाया गया था, उनका आना कैंसिल हो गया, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैड कैंसल्ड हिज प्लान्ड इंडिया विजिट फॉर द लास्ट वीक ऑफ जनवरी वेयर ही वाज टू बी द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे फेस्टिविटीज। तो रिपब्लिक डे के ऊपर हर साल हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं, अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को बुलाते हैं। तो इस साल 2021 26 जनवरी को हमने यूके के प्राइम मिनिस्टर को इनविटेशन भेजा था, वो आने वाले भी थे, लेकिन यूके में कोविड-19 क्राइसिस को लेकर, नए स्ट्रेन को लेकर उनका आना अब कैंसिल हो गया है। तो अब न्यू चीफ गेस्ट कौन होंगे वो आप जरूर लिख लीजिए। न्यू चीफ गेस्ट विल बी सूरीनेम्स
सूरीनेम प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सूरीनेम जो है साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है और सूरीनेम के बारे में कहा जाता है कि वहां पर भारतीय मूल के काफी लोग रहते हैं और चंद्रिका प्रसाद संतोखी आप नाम से भी जान पाएंगे कि ये भारतीय मूल के ही हैं। सूरीनेम के प्रेसिडेंट जो कि अभी रिसेंटली प्रवासी भारतीय दिवस के ऊपर भी भारत आए हुए थे, तो उन्हीं को 26 जनवरी के दौरान जो है चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा, क्योंकि पहला प्लान था यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को बुलाने का, लेकिन उनका आना जब कैंसिल हुआ तो न्यू चीफ गेस्ट जो है रिपब्लिक डे के ऊपर कौन होंगे, तो सूरीनेम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है वो न्यू चीफ गेस्ट होंगे। तो ये जरूर याद रखेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। तो चलते हैं, कुछ रिव्यू लेते हैं स्टूडेंट्स के व्यूज और क्वायरीज को देखते हैं और फिर चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिल्कुल सही है अमीशा, दिनेश जी, किशन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, गुड मॉर्निंग। और चलते हैं अगली खबर की तरफ, नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगर कोई डाउट है, क्वायरी है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। संजय कपूर इलेक्टेड AICF प्रेसिडेंट, भारत चौहान रिटेन सेक्रेटरीज पोस्ट। तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो संजय कपूर। संजय कपूर जो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं। वाइल भारत सिंह चौहान रिटेन द सेक्रेटरीज पोस्ट इन द पोल्स हेल्ड ऑनलाइन ऑन 4 जनवरी 2021। तो 4 जनवरी को ऑनलाइन वोटिंग हुई है जिसमें संजय कपूर को प्रेसिडेंट बनाया गया है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का, और भारत सिंह चौहान को सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, संजय कपूर जी, और भारत चौहान जो हैं वो सेक्रेटरी के पोस्ट पे रहेंगे। तो चेस बहुत ही फेमस गेम है जिसके बहुत ही फेमस प्लेयर हमारे इंडिया में हुए हैं, विश्वनाथन आनंद जी हुए हैं, कोनेरू हम्पी हुई हैं, और भी बहुत सारे फेमस प्लेयर्स हैं। और चेस के बारे में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, लेकिन सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चेस बॉक्स में कितने स्क्वेयर्स होते हैं, चेस का जो बोर्ड होता है उसमें कितने स्क्वेयर्स होते हैं, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। क्लेयर पोलोसाक सेट टू बिकम फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन मेंस टेस्ट मैच। तो अभी रिसेंटली जो सिडनी का कल टेस्ट मैच खत्म हुआ है, जो ऐतिहासिक ड्रॉ करवाया भारत ने, बहुत ही बेहतरीन पारी खेली पुजारा, पंत, हनुमा बिहारी और आर अश्विन ने, और मैच को ड्रॉ करवाया। और उस मैच में, सिडनी टेस्ट मैच में, क्लेयर पोलोसाक नाम की जो महिला है वो फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल बनी है। मतलब किसी भी पुरुषों के मैच में महिला ऑफिशियल बनना ये पहली बार हुआ है, जो कि कौन बनी है, क्लेयर पोलोसाक। तो ऑस्ट्रेलियाज क्लेयर पोलोसाक इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन अ मेंस टेस्ट मैच। तो किसी भी पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला ऑफिशियल बनी है क्लेयर पोलोसाक, व्हेन शी टुक अप द 4th अंपायर्स रोल इन द 3rd टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो चौथे अंपायर के तौर पर इन्होंने अपना रोल अदा किया और सिडनी टेस्ट मैच में उन्होंने ये अपना मुकाम हासिल किया। तो क्लेयर पोलोसाक जो है वो बिकम्स द फर्स्ट वुमेन फीमेल मैच ऑफिशियल एंड शी स्टूड एज अ 4th अंपायर इन दैट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जो रिसेंटली हेल्ड हुआ कहां पर, सिडनी में, जो 3rd टेस्ट मैच था वहां पर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अचीवमेंट है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ। आरबीआई इंट्रोड्यूस डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स टू ट्रैक ट्रांजैक्शन। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उन्होंने डिजिटल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए, ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को लॉन्च किया है। तो आरबीआई हैड कंस्ट्रक्टेड अ कॉम्पोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, तो आपको ये याद रखना है, कॉम्पोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई, टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। तो डिजिटलाइजेशन का जो पेमेंट हो रहा है जिसमें काफी बड़े नंबर पे फ्रॉड भी होते हैं, लोगों को दिक्कतें भी आती हैं, और कोई मनी लॉन्ड्रिंग या ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शंस ना हो, इन सभी चीजों के ऊपर निगरानी रखा जा सकता है इस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के द्वारा, जिसको आरबीआई ने लॉन्च किया है। तो आरबीआई
Digital Payment Index DPI comprises of 5 broad parameters that enable measurement of deepening and penetration of digital payments in the country over different time periods. तो 5 तरह के 5 पैरामीटर्स उन्होंने रखे हैं जिसमें डिजिटल पेमेंट को प्रमोट भी किया जा सकेगा और उसके ऊपर निगरानी रखकर उसे मजबूत भी बनाया जा सकेगा, जिससे कई समस्याएं जो डिजिटल पेमेंट के अंदर आती है लोगों को वो ना आए. तो दीज पैरामीटर्स आर पेमेंट इनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, पेमेंट परफॉर्मेंस, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, सेड एंड आरबीआई स्टेटमेंट. तो ये 5 पैरामीटर्स क्या है? पेमेंट इनेबलर्स. तो कौन कौन पेमेंट करने वाले होंगे उसको इनेबल करना है. देन पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत करना है डिमांड साइड फैक्टर से. फिर पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत करना है सप्लाई साइड फैक्टर से. फिर पेमेंट परफॉर्मेंस हमने देखनी है और कंज्यूमर की सेंट्रिसिटी हमने देखनी है. तो ये 5 पैरामीटर्स के ऊपर डिजिटल पेमेंट को मजबूत बनाने के लिए आरबीआई के द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है, जिस सूचकांक के ऊपर आरबीआई इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर डिजिटल पेमेंट को चेक करेगा और इसे मजबूत बनाएगा, जिससे डिजिटल इकोनॉमी जो है वो प्रमोट हो. तो चलते हैं स्टूडेंट के आंसर्स की तरफ कि देखते हैं कि उन्होंने क्या आंसर दिया है. जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि चेस में कितने स्क्वायर होते हैं, बिल्कुल सही अजय जी, रिया गर्ग, वंदना, किशन, बहुत सही आप सभी का उत्तर 64 स्क्वायर्स होते हैं और बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी का. और इसी के साथ चलते हैं हम अगली खबर की तरफ. आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर नेफ्ट आरटीजीएस ट्रांजैक्शन अबव ₹50 करोड़. तो आरबीआई ने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को लॉन्च किया है कि जो भी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए हमारे इंडिया में 2 फेमस ऑनलाइन फंड ट्रांसफर स्कीम है जिसका नाम है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. तो अगर आप नेफ्ट या आरटीजीएस के जरिए 50 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन फंड ट्रांसफर 50 करोड़ से ऊपर करना चाहते हैं, तो आरबीआई ने इसको किसके साथ जोड़ दिया है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम फॉर ऑल पेमेंट ट्रांजैक्शन ऑफ वैल्यू ₹50 करोड़ एंड अबव अंडरटेकन बाय एंटिटीज दैट इज नॉन इंडिविजुअल्स. कोई मतलब व्यक्तिगत नहीं, मतलब एंटिटीज मतलब एंटरप्राइजेस, कंपनीज, फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये सारे. यूजिंग द रिजर्व बैंक रन सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल. तो इसी अप्रैल से आरबीआई ये करने जा रहा है, जहां पर जो एंटिटीज होंगी अगर वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा का फंड ट्रांसफर करना चाहती है नेफ्ट या आरटीजीएस के थ्रू, तो उसे लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के साथ अटैच करना पड़ेगा. अब ये एलईआई होता क्या है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या है? तो एलईआई इज अ 20 डिजिट नंबर. ये 20 डिजिट नंबर होता है यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड. तो इससे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन पार्टीज को जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, चाहे इंडिया के अंदर चाहे इंडिया से बाहर. तो हम इजीली उन एंटिटीज, मतलब एंटिटीज एंटरप्राइजेस का आधार कार्ड है, ये एंटिटीज एंटरप्राइजेस का आधार कार्ड है, जिससे हम मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी, इन सभी चीजों के ट्रांजैक्शन के ऊपर निगाह रख सकते हैं और जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो और सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी. It was conceived as a key measure to improve the quality and accuracy of financial data system for better risk management post the global financial crisis. तो global financial crisis के दौरान जो हमें accurate data चाहिए, हमें जो फाइनेंशियल आंकड़े चाहिए, वो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के जोड़ने के साथ, नेफ्ट और आरटीजीएस को जोड़ने के साथ, 50 करोड़ या उससे ऊपर की अमाउंट को जोड़ने के साथ जो है फाइनेंशियल डेटा हमें एक्यूरेट मिलेगा, बिल्कुल सही ढंग से मिलेगा, और इस चीज से हम अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत बना सकते हैं. नेक्स्ट चलेंगे अगली खबर की तरफ. एसएमसीबी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक विल स्टार्ट इट्स बैंकिंग ऑपरेशन फ्रॉम अप्रैल 2021. इट हैज रिसीव्ड द कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई. तो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है, एसएमसीबी शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है, उत्तर प्रदेश का ये बैंक है. टू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का, कमर्शियल बैंक का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक लाइसेंस दिया जा रहा है आरबीआई के द्वारा. तो एसएमसीबी इज द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया टू ट्रांजिशन टू अ एसएफबी अंडर द वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम. तो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बना है जिसको ट्रांजिशन किया गया है
किस चीज में ट्रांजिशन किया गया उसका, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का नाम बताइए जिसने रिसेंटली आरबीआई के द्वारा स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस प्राप्त किया है। योर आंसर वुड बी शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जिसका हेडक्वार्टर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। तो the bank had received an in principle approval from the RBI for transitioning to a small finance bank in January 2020। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है आपको 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपीस, और मिनिमम 10 इयर्स आपका बैंकिंग और बैंकिंग से रिलेटेड आपका एक फंक्शन होना चाहिए, फाइनेंशियल फंक्शन होना चाहिए, तभी आपको आरबीआई के द्वारा स्मॉल फाइनेंस फाइनेंशियल बैंक का एक लाइसेंस मिल सकता है, जो रिसेंटली हमारे इंडिया के पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को अभी मिला है स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नेक्स्ट न्यूज, बजाज बिकम्स वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी। बजाज, हमारे इंडिया का बजाज, हमारा बजाज जो है दुनिया का सबसे वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बना है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो इंडियन मल्टीनेशनल टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजाज ऑटो हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी इन द वर्ल्ड आफ्टर इट क्रॉस अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन रुपीज 1 लाख करोड़ ऑन जनवरी 1, 2021। तो बाजारी पूंजीकरण 1 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ने के कारण बजाज ऑटो जो है उसको यहां पर दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी आंका गया। और बाजार मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि कंपनी का जो करंट शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स जो मार्केट में छोड़े गए होते हैं उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है। शेयर जिस प्राइस पे दिया गया था वो प्राइस नहीं, जो करंट मार्केट प्राइस है, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड है मार्केट में, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें करंट मार्केट प्राइस से उस शेयर को, तो वो आपका एक मार्केट कैपिटलाइजेशन बनाता है, जिसमें शेयर के प्राइस की वैल्यू बहुत अहम होती है। तो बजाज ऑटो का जो शेयर प्राइस है उसके बढ़ने के कारण और पूरा बाजारी पूंजीकरण 1 लाख करोड़ से ऊपर जाने के कारण दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो है, टू व्हीलर कंपनी जो है, वो बजाज ऑटो बना है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। देन इंडिया लॉन्च्ड 40th साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। भारत का एक दल जो है अंटार्कटिका पहुंचता है और 40वां वैज्ञानिक एक्सपीडिशन दल जो है अंटार्कटिका में खोज करने के लिए और वहां वैज्ञानिक शोध करने के लिए पहुंच चुका है। तो इंडिया लॉन्च द 40th साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। दिस इंडियन एक्सपीडिशन मार्क्स 4 decades of the country's scientific endeavor to the southern white continent। तो यहां पे सदर्न व्हाइट कॉन्टिनेंट जो है अंटार्कटिका, जो एक महाद्वीप है और पूरा बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप। तो 40th एक्सपेडिशन मतलब 40 साल हो गए भारत को वहां पर अपना साइंटिफिक एडवेंचर करते हुए और अपनी प्रयोगशाला बनाते हुए। द 40th एक्सपेडिशन जर्नी विल बी फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम गोवा टुमारो विद 43 मेंबर्स ऑन बोर्ड। तो जो 39th एक्सपेडिशन था वो वापस आ जाएंगे और 40वां जो दल है वो वहां पर पहुंच जाएगा, जिसमें 43 सदस्य हैं। द चार्टर्ड आइस क्लास वेसल MV वसली गोलोविन will make this journey and will reach Antarctica in 30 days। तो जो हमारा वेसल है, मतलब जो शिप है, वो 30 दिन लगाकर अंटार्कटिका पहुंचेगा, जिसका नाम है MV वसिली गोलोविन। तो इट वुड रिटर्न टू इंडिया इन अप्रैल, और अप्रैल में वो वापस आएगा। ऑन रिटर्न इट विल आल्सो ब्रिंग बैक द विंटर टीम ऑफ द प्रीसीडिंग ट्रिप, और जो विंटर टीम गई थी उसको भी ये वापस लेकर आएगा। 39th टीम को ये वापस लेकर आएगा। तो अंटार्कटिका में हमारा बेस है, एक का नाम है मैत्री, गंगोत्री, इस तरीके से हमारा वहां पर एक बेस है, और उस बेस पर हमारा 40वां वैज्ञानिक दल जो है वो गोवा से निकल चुका है अंटार्कटिका के लिए, और वहां पर जाकर वैज्ञानिक शोध होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जापान प्लान टू डेवलप वुडन सैटेलाइट्स टू कट स्पेस जंक। तो स्पेस में, अंतरिक्ष में जो कूड़ा करकट है, मतलब जो सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, उसको और कम करने के लिए जापान जो है वो वुडन सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। तो ए जापानीज कंपनी एंड कयोटो यूनिवर्सिटी हैव ज्वाइंट फोर्सेस टू डेवलप व्हाट दे होप विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट्स मेड आउट ऑफ वुड बाय 2023। तो 2023 तक दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट जो है वो जापान लॉन्च करेगा, एक जापानीज कंपनी और कयोटो यूनिवर्सिटी की मदद से। Sumitomo Forestry said it has started research on the tree growth and the use of wood materials in space।
तो सुमिटोमो फॉरेस्ट्री जो है उन्होंने इसके ऊपर काम करना भी शुरू कर दिया है। द पार्टनरशिप विल बिगिन एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड इन एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स ऑन अर्थ। और किस तरीके से वो स्पेस के एक्सट्रीम एनवायरमेंट में रह सकता है, तो उस लकड़ी के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। स्पेस जंक इज बिकमिंग एन इंक्रीजिंग प्रॉब्लम एज मोर सैटेलाइट्स आर लॉन्च इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जितना ज्यादा पर्यावरण में हम सैटेलाइट लॉन्च करेंगे वो स्पेस जंक जो है वो मतलब स्पेस में कूड़ा करकट जो है उसे फैलाएगा। द वुडन सैटेलाइट्स आर कंसिडर्ड गुड अल्टरनेटिव्स अगेंस्ट द ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स। तो जो वुडन सैटेलाइट्स है उसे ट्रेडिशनल सैटेलाइट से अच्छा माना जाता है, एज दे कैन बी इजिली बर्न्ट व्हाइल री एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो वो इजीली जल सकते हैं, मतलब वो खत्म इन्वायरमेंट में ही खत्म हो सकते हैं, और वो जब वापस अपनी धरती के कक्ष में पहुंचेंगे और जैसे वो पहुंचेंगे उसमें आग लगेगी तो वो जलकर राख हो जाएगा और स्पेस जंक वहीं पे खत्म हो जाएगा। नहीं तो जो हम ऐसा जो ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स हैं जिसमें कई तरह के मेटल्स का उपयोग किया जाता होगा, तो वो मेटल्स नहीं जलता है और फिर वो समंदर में आके गिर जाता है, और समंदर में भी, ओशियन में भी वो जंक क्रिएट करता है और कूड़ा करकट क्रिएट करता है, स्पेस में भी और धरती के ऊपर भी। तो ये इस तरीके से अगर हम वुडन वाला भेजेंगे सैटेलाइट तो उससे स्पेस जंक और ओशियन के अंदर जो जंक्स हैं वो ज्यादा क्रिएट नहीं होंगे। तो जापान की सोच देखिए कितनी आगे है, और जापान दुनिया का पहला देश बनेगा 2023 में वुडन सैटेलाइट को छोड़कर, लकड़ी के उपग्रह को छोड़कर। चलते हैं स्टूडेंट्स के कमेंट्स की तरफ, फिर चलेंगे, कुछ और खबरें रह गई हैं और फिर आज की खबरों को समाप्त करके आज के सेशन के क्विज को भी हम रिवाइज करेंगे। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर of Women and Child Development and Textile jointly launch Toycathon 2021 and Toycathon portal। तो यहां पर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने ज्वाइंटली लॉन्च किया है खिलौनों से जुड़े हुए एक सम्मेलन को, जिसका नाम रखा है टॉयकैथॉन 2021, और उससे रिलेटेड, खिलौनों से रिलेटेड कि डोमेस्टिकली भारत आत्मनिर्भर बने खिलौने बनाने में, टॉयज बनाने में, और टॉयकैथॉन पोर्टल जो है, वेबसाइट जो है, उसे भी लॉन्च किया है। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ज्वाइंटली लॉन्च टॉयकैथॉन 2021 टुडे। श्री प्रवीण कुमार सेक्रेटरी, प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे चेयरमैन AICTE एंड डॉक्टर अभय जेरे चीफ इनोवेशन ऑफिसर एंड मो ईवेयर प्रेजेंट ऑन द लॉन्च इवेंट ऑफ टॉयकैथॉन 2021। तो ये सभी दिग्गज जो है यहाँ पर मौजूद रहे अलॉन्ग विद एजुकेशन मिनिस्टर एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। टॉयकैथॉन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू डेवलप इंडिया एज द ग्लोबल टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब। तो दुनिया भर में भारत को खिलौना बनाने का सेंटर बनाने के लिए, हब बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। टॉयकैथॉन विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू conceptualize innovative toys based on the Indian value system, which will inculcate the positive behavior and good value among the children। तो भारत के ही ट्रेडिशंस, कल्चर के ऊपर बेस्ड कुछ ऐसे टॉयज बनाए जाएं जो भारत को इनोवेशन की दुनिया में भी आगे लेकर जाए और भारत को टॉय के क्षेत्र में एक हब बनाए, एक मेन सेंटर बनाए। इट विल हैव 3 वेरिएंट ऑफ ट्रैक्स विच आर जूनियर लेवल, सीनियर लेवल एंड स्टार्टअप लेवल। तो इस तरीके से टॉय बनाने की प्रक्रिया भी जो है वो जूनियर, स्टार्टअप और सीनियर लेवल पे स्टार्ट की जाएगी। तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, टॉयकैथॉन पोर्टल, और टॉयकैथॉन करके उन्होंने एक सेमिनार को भी लॉन्च किया, एक मीटिंग को भी हेल्ड किया, जिससे भारत जो है आने वाले समय में खिलौना बनाने का पूरी दुनिया में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। नेक्स्ट चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओल्डेस्ट लिविंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एलन बर्जेस पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100। तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग लिविंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, मतलब दुनिया के सबसे बुजुर्ग अभी तक जीवित फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एलन बर्जेस जो है, अभी उनकी मौत हुई है 100 वर्ष की आयु में। देखिए क्रिकेटर है और वो 99 या 98 में नर्वस 90s का शिकार नहीं हुए और अपना शतक पूरा करके उनकी मौत हुई है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट अनाउंस, तो न्यूजीलैंड से ये बिलोंग करते थे। अ राइट हैंड बैट्समैन एंड स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर, एलन अपीयर्ड इन 11 फर्स्ट क्लास मैचेस फॉर Canterbury from 1940-41 to 51 to 52 and also for New Zealand services in England 1945. He took 6 for 52, मतलब 52 रन देकर इन्होंने 6 विकेट लिए थे on debut against Otago at Leicester Park in a match that began on Christmas Day 1940। तो इनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो रहा था वो 52 रन देकर 6 विकेट लिए थे इन्होंने। लेकिन आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि दुनिया के सबसे उम्र दराज लिविंग, मतलब सबसे अभी जीवित जो व्यक्ति थे एलन बर्जेस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उनकी अभी रिसेंटली 100 वर्ष की आयु में मौत हुई।
नेक्स्ट चलते हैं आज के लास्ट डे के क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड ब्रेल डे जो है 2021 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुइस ब्रेल जिन्होंने ब्रेल लिपि की शुरुआत करी थी, लुइस ब्रेल जो है वो उनके साथ कोई दुर्घटना हुई थी जिनके बाद वो ब्लाइंड हो गए थे और फिर उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में ब्लाइंड लोगों के पढ़ पाने की एक लिपि जो है ब्रेल लिपि की शुरुआत की उन्होंने। तो उन्हीं के नाम पर 4 जनवरी को हर साल ब्रेल डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ब्रेल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन January 4 to raise awareness about how Braille plays a significant role in the complete realization of human rights in the lives of blind and partially sighted people। तो ये लुइस ब्रेल के उस उपलब्धि को हमेशा संज्ञान में लेकर आता है जो उनकी बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही कि जो इस तरीके से ब्लाइंड लोगों के लिए और पार्शली साइटेड लोगों के लिए एक लिपि का इजाद इन्होंने किया था जिससे एक क्रांति आई और ब्लाइंड लोग जो हैं वो आत्मनिर्भर बन सके। और इसके लिए 4 जनवरी को हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे भी मनाया जाता है। ब्रेल लिपि जो है ब्लाइंड लोगों के लिए जो पार्शली जो है या इम्पेयर्ड जो है जो देख नहीं सकते हैं, दृष्टि बाधित लोग जो हैं उनकी एक लिपि होती है, उसी के नाम पर वर्ल्ड ब्रेल डे जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसी के साथ 4 जनवरी से 10 जनवरी के इंपॉर्टेंट न्यूज को हमने खत्म किया। आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ 10 MCQ मैं आपके सामने रखूंगा और जल्दी से आप पार्टिसिपेट करके इसका उत्तर दीजिएगा और फिर आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। विच यूटी और स्टेट गवर्नमेंट सेट्स अप तमिल एकेडमी टू प्रमोट तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर? फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा और बहुत खूब आप सभी स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन, अजय, रिया, वंदना, किशन, अमीशा, दिनेश। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी आना स्टार्ट हो चुका है। विच यूटी और स्टेट गवर्नमेंट सेट्स अप तमिल एकेडमी टू प्रमोट तमिल लैंग्वेज एंड कल्चर? इज इट दिल्ली, केरला, पंजाब या कर्नाटका? तो रुचिका कालिया आपका उत्तर बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज दिल्ली। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु रोल्स आउट लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट? तो किस राज्य सरकार ने यूथ को, नौजवानों को, नवयुवतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड स्कीम की शुरुआत की है? इज इट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या कर्नाटका? अजय, किशन, रुचिका, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। हम आ चुके हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और दूसरे क्वेश्चन का भी उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिएगा और फिर आज हम इस सेशन को समाप्त करेंगे 10 क्वेश्चन को करने के बाद, आज के सेशन को रिवाइज करने के बाद। सेकेंड क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रुचिका, किशन, शरानु, रेशमी, अजय, बहुत खूब। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी, मध्य प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन, हु पास्ड मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट फॉर पाकिस्तानी वुमेन? तो पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट जो है वो किसने पास किया है? इज इट इंडिया, यूके, यूएसए या पाकिस्तान? थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन के तरफ हम आ चुके हैं। वंदना, शरानु, अजय, किशन, रुचिका कालिया, बिल्कुल सही उत्तर। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को लॉन्च किया है पाकिस्तानी महिलाओं के लिए। रिया गर्ग, बिल्कुल सही उत्तर है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू ट्रैक ट्रांजेक्शन? इसमें से किन्होंने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया है? ट्रांजेक्शन्स को, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को, मनी ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को किसने लॉन्च किया? इज इट आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी या नन ऑफ दीज? फोर्थ क्वेश्चन का उत्तर यूएस ने लॉन्च किया है। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर वाज यूएसए, सी ऑप्शन। हम आ चुके हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन का उत्तर भी सही आ चुका है, ए ऑप्शन, आरबीआई। रिया और रुचिका, बिल्कुल सही उत्तर। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, दैट इज आरबीआई। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हु बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी? कौन सी कंपनी, इंडियन कंपनी जो है दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है टू व्हीलर सेगमेंट में? इज इट टीवीएस मोटर कंपनी, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प या होंडा मोटर कंपनी? तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इज इट ए, बी, सी, डी?
फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर भी अब आ जाना चाहिए और बिल्कुल सही उत्तर आप सभी स्टूडेंट्स का जो फोर्थ आंसर आपने दिया ए ऑप्शन बिल्कुल सही। और फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही, रिया, रुचिका, किशन, बजाज ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब्दुल, अजय, बिल्कुल सही उत्तर। देन चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री प्लान्स टू डेवलप वुडन सैटेलाइट्स टू कट स्पेस जंक? तो कौन सी कंट्री जो है 2023 तक डेवलप करेगी वुडन सैटेलाइट की स्पेस जंक में कटौती आए? इज इट जापान, इंडिया, यूएस या रशिया? सिक्स क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इज इट ए, बी, सी और डी? वंदना भारती, अब्दुल, बहुत खूब आप सभी का उत्तर। और यहां पर हम आ चुके हैं छठे क्वेश्चन की तरफ और छठे क्वेश्चन का उत्तर भी अब स्टूडेंट्स के द्वारा आ रहा है और ए ऑप्शन is the right answer. Japan is the correct answer. Sixth question का right answer is A, that is Japan. Seventh question की तरफ हम आ रहे हैं. Which oldest living first class cricketer passed away at the age of 100? तो recently कौन से सबसे उम्र दराज बुजुर्ग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की अभी रिसेंटली मौत हुई है 100 वर्ष की आयु में? इज इट जॉन मैनर्स, नॉर्मन गॉर्डन, दियोधर या एलन बर्जेस? सेवेंथ क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। तो सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं और सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर भी बिल्कुल सही उत्तर, रिया गर्ग, रुचिका, बहुत बढ़िया, एलन बर्जेस इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट चलते हैं एट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो कौन से दिन मनाया जाता है और आज कौन सा दिन है? जल्दी से बताइएगा। 12 जनवरी कौन सा दिन है? 12 जनवरी आज कौन सा दिन है? मतलब बड़ा फेमस, मंगलवार मत बोल दीजिएगा, ट्यूसडे मत बोल दीजिएगा, कौन सा फेमस इंपॉर्टेंट डे जो है आज के दिन पड़ता है? लेकिन वर्ल्ड ब्रेल डे पहले बताइए। एट क्वेश्चन का राइट आंसर और बिल्कुल सही, एट क्वेश्चन का राइट आंसर इज 4 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। 4 जनवरी इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और मैंने पूछा 12 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है, यह भी बताइएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, लेकिन नाइन्थ क्वेश्चन के बाद, हाँ, यूथ डे, अजय जी बिल्कुल सही, नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद जी का आज बर्थडे है, तो स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। देन नाइन्थ क्वेश्चन, हु बिकेम फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन मेंस टेस्ट मैच? तो पुरुषों के टेस्ट मैच में, क्रिकेट टेस्ट मैच में पहली महिला मैच ऑफिशियल, फोर्थ अंपायर का रोल किन्होंने अदा किया? जो रिसेंटली सिडनी टेस्ट मैच हुआ उसकी बात हो रही है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में फोर्थ अंपायर का रोल। तो सुई वेटफर्न, जैकलीन विलियम्स, सारिका प्रसाद या क्लेयर पोलोसाक? तो नाइन्थ क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल अरुण जी, सही उत्तर है आपका। तो नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर दें आप। नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर भी स्टूडेंट्स देना शुरू कर चुके हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्लियर पोलोसाक इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी। तो हम चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका क्वेश्चन। इंडिया एंड विच कंट्री होल्ड देयर एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग इन न्यू दिल्ली रिसेंटली? तो रिसेंटली इंडिया और कौन से देश ने अपना एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है उसे हेल्ड किया? इज इट फ्रांस, इटली, यूके या यूएसए? नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर वाज डी, दैट इज क्लियर पोलोसाक। और 10th क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं और 10th क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा और आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। और बहुत खूब आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन रहा है और 10th क्वेश्चन का भी राइट आंसर बिल्कुल सही आ चुका है रुचिका कालिया के द्वारा, अमीशा, अरुण, अजय, अब्दुल, सभी के द्वारा। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज फ्रांस। तो इसी के साथ जो है आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पार्टिसिपेट किया आज के इस वीकली करंट अफेयर शो के अंदर। और इसी तरीके से हम इस वीकली करंट अफेयर्स को हर मंगलवार सुबह 10 बजे करते रहेंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।